प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आज हम पूरक पाठ्यपुस्तिका भारत की खोज का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का नाम है युगों का दौर, जिसका पहला भाग हम पढ़ रहे हैं गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं कि कई युगों के दौर हुए जिसमें अलग अलग शासक रहे। इसके अंतर्गत अगला भाग हम देखते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज़ दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। अब तक हमने देखा कि विभिन्न जो साम्राज्य हुए वे अलग अलग स्थानों पर, कहीं दक्षिण भारत में, कोई उत्तर भारत में, कोई पश्चिम तक, अलग अलग जगहों तक अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहे। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो दक्षिण भारत था उसमें मौर्य साम्राज्य का जब अंत हुआ, तब अंत होने तक उसका जो दौर था वह 1000 साल से भी आसपास से भी ज़्यादा का रहा और उस समय तक बहुत बड़े बड़े जो राज्य थे वह विकसित हुए। फिर दक्षिण भारत जो है उस समय किसके लिए प्रसिद्ध रहा? बारीक दस्तकारी, मतलब उस समय हस्तकला का बहुत अच्छा उन लोगों ने प्रयोग किया और समुद्री व्यापार भी उन्होंने करना शुरू किया। समुद्र के रास्ते जो लोग थे वे व्यापार करने लगे थे अन्य देशों से और इस कारण दक्षिण भारत जो था वो बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और उनके जो जहाज़ थे वे दूर देशों तक, अलग अलग देशों तक अपने माल पहुंचाया करते थे। बहुत सारा सामान समुद्र के रास्ते जहाज़ों के द्वारा एक देश से दूसरे देश तक, यानी भारत से अन्य देशों तक पहुंचाया जाता था। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थी और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। तो वहाँ पे यूनानी लोग जो थे वे लोग बसते थे और वहाँ पर खुदाई में या जब ढूंढे गए तो वहाँ पर अवशेषों में रोमन सिक्के भी मिले। इस प्रकार के कुछ रोमन सिक्के अवशेषों में मिले। ये रोमन के सिक्के हैं। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह ज़रूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाए थे। यहाँ पे बताया गया कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर बार बार बाहर से आने वाले विदेशी जो लोग थे वे लोग हमले करते रहते थे और इसका जो प्रभाव था वह दक्षिण पर नहीं पड़ सका। हाँ, परंतु इसका जो परोक्ष प्रभाव क्या हुआ कि इसका जो सीधा प्रभाव तो नहीं, पर एक तरह से ये प्रभाव हुआ कि उत्तर भारत के जो लोग थे वे वहाँ से भागने लगे, ये वहाँ से विस्थापित होने लगे और कहाँ आने लगे? वे दक्षिण भारत की ओर उन्होंने कूच किया, वे दक्षिण भारत में जाकर बस गए। इन लोगों में कौन कौन थे? राजगीर, शिल्पी, कारीगर, इस तरह के लोग थे जो हस्तकला करते थे, जो शिल्प पर, यानी पत्थरों पर अपनी कारीगरी करते थे। जो राजगीर जो होता है, जो मकान बनाते हैं, इस तरह के लोग। और उस समय बाहर से जो कपड़ा रेशम आया करता था, रेशम पे भी कारीगरी, कशीदेकारी की जाती थी। तो ये इस तरह के जो लोग थे जो हस्तकला के कार्य करने में निपुण थे, वे कहाँ आकर बस गए? दक्षिण की ओर आ गए।
इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और इस प्रकार जो भारत की पुरानी कला थी, जो पारंपरिक कलात्मकता थी, वह जीवित रही और दक्षिण में ज़्यादातर इस प्रकार के कलात्मक कार्य करने वाले लोग, शिल्पी लोग, कारीगर लोग, राजकीय लोग आकर बस गए और वह क्या बन गया, कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। तो जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी होते थे, जो देश पर हमला करते थे, बाहर से आकर ज़्यादातर लोग उत्तर पर ही हमला करते थे और इसके कारण वहाँ की जो भी संस्कृति थी, वहाँ का जो भी कला थी, वो सब उन आने वाले लोगों से क्या हुई, प्रभावित हुई, उस पर उनका असर हुआ। अब पढ़ते हैं शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके की ओर। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंशी देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। अब यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि बार बार हमले तो होते रहे, एक के बाद दूसरा राज्य की स्थापना तो हुई, लेकिन जो संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ पर जो आपको विस्तार से नहीं बताया गया है, संक्षिप्त में बताया गया है, उसके बीच यहाँ पर देश में शांतिपूर्ण व्यवस्थित शासन बना रहा। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। जो अलग अलग साम्राज्य, जैसे हर्षवर्धन का साम्राज्य, कालिंद का साम्राज्य, इन अलग अलग शासकों द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किए गए, वे 200-300 वर्षों तक रहे। उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, जो उनके आने अगली पीढ़ियाँ थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शासन चलते रहे। इनमें लगभग जितने भी राजा थे, राजवंशी थे, वे सब देशी ही थे। कुषाणों जैसे लोग, जो लोग बाहर से आए थे, वे भी उत्तरी पार, जैसे कुषाण जो थे वे उत्तरी सीमा को पार करके आए थे, तो वे भी हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। वे भी हमारी संस्कृति में जज्ब हो गए, मिल गए। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। अगर दो राज्यों के बीच में युद्ध भी हो, किसी भी कारण से, अपनी सीमा का विस्तार करने के कारण हो या किसी और कारण से, तो जो आम जनता होती थी, जो प्रजा होती थी, उनकी दिनचर्या पर, उनके दैनिक कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। अर्थात अगर हम यूरोप से तुलना करें और अपने इतिहास को ठीक से खंगोलें या देखें, तो हमें पता चलता है कि जो स्थिति थी, युद्ध तो होते रहते थे, परंतु फिर भी स्थिति जो थी वो शांतिपूर्ण थी और व्यवस्थित सुशासन चल रहा था लंबे दौर तक। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अब यह जो धारणा जो है लोगों की, यह कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करती है कि जब अंग्रेजी शासन आया, तब पहली बार देश में शांति और व्यवस्था लागू हुई। उसके पहले कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, देश में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, चारों तरफ अशांति थी। इस तरह की भी धारणा भ्रामक धारणा है। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। यह भी कहा जाता है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन लागू हुआ,
तो क्यों हुआ? क्योंकि उस समय देश जो था अवनति यानी उन्नति का विलोम, तो वह क्या था, एक तरह से वहाँ देश में कुछ भी विकास नहीं हो रहा था। अवनति जो थी वो उच्चतम सीमा पर थी, उसकी पराकाष्ठा पर थी, अवनति की पराकाष्ठा पर थी, मतलब देश में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा था, देश गर्त में जा रहा था और जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी वह भी टूट चुकी थी। किसी भी प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी और इसी कारण का कहते हैं कि इसीलिए जो अंग्रेजी शासक थे वे यहाँ पर शासन करने में सफल हुए। आगे बढ़ते हैं, प्रगति बनाम सुरक्षा। इसके अंतर्गत नेहरू जी कहते हैं कि भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है कि भारत में एक प्रकार की सभ्यता का निर्माण हुआ जिसका मूल आधार क्या था, स्थिरता और सुरक्षा की भावना, अर्थात सभ्यता ऐसी हो जो स्थिर रहे, जो डगमगाए नहीं दूसरे हमलों के कारण या दूसरे विदेशियों के कारण या बाहर से आने वाले लोगों के कारण किसी भी प्रकार की सभ्यता में परिवर्तन न हो और लोग अपने आप को उस शासन व्यवस्था में सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके कारण इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था, यानी दक्षिण में जो सभ्यता विकसित हुई वह ज़्यादा सफल या कारगर थी। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। तो वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार में परिवार में जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इस प्रकार की जो सामाजिक ढांचा था वह इस प्रकार की व्यवस्था को के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुआ। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह जो व्यवस्था थी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें संयुक्त परिवार व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया गया था, यह अच्छे बुरे का भेद, मतलब कोई व्यक्ति अच्छा है कोई व्यक्ति बुरा है, इन सब का भेद मिटा देती है और सबको एक समान दर्जा प्रदान करती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा समुदाय का था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। जो सामाजिक व्यवस्था थी वह समुदायवाद पर आधारित थी। लोग समुदाय में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे और वहाँ पर जो रीति रिवाज बनाए जाते थे उनका सख्ती से पालन करना आवश्यक होता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। अब वैसे तो पाबंदियाँ थी, बंधन थे, लेकिन उसके बाद भी जो समुदाय था उसके जो रीति रिवाज थे उनको लेकर लचीलापन था, मतलब उसमें बदलाव किए जा सकते थे। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसके अंतर्गत रीति रिवाजों को बदला नहीं जा सकता था, उनमें परिवर्तन किया जा सकता था। और यह भी संभव था, यह भी मुमकिन था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों, जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। मतलब बड़े से बड़े समुदाय, बड़े से बड़े सामाजिक संगठन को बनाया जा सकता था। सभी के जो रीति रिवाज हैं, विश्वास हैं, जो उनकी मान्यता हैं, उन सबको आत्मसात करने का उसमें लचीलापन था। और इसी लचीलेपन के कारण, इसी बदलाव करने वाली
बदलावों को अपनाने वाली प्रवृत्ति के कारण जो विदेशी तत्वों को भी अपनाने में सहायता मिली। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। समन्वय करना यानी तालमेल रखना। तो ऐसा करने से, तालमेल बनाए रखने से भारत में जो बाहर से आने वाले तत्व थे, बाहर से आने वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृति सभ्यता के लोग थे, उनको ही मिलाने में मदद नहीं मिली, बल्कि जो व्यक्ति का चरित्र होता है, उसका बाहरी और भीतरी जीवन होता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो समन्वय या तालमेल बिठाया जाता है, वह भी आसानी से हो पाया। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और फिर इस प्रकार भारत की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी उसका निर्माण हुआ और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। अर्थात विविधता हम कह रहे हैं ना कि अलग अलग संस्कृति सभ्यता, अलग अलग व्यवहार के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, सब लोग मिलकर एक साथ आए, एक संपूर्ण संगठन हुआ समुदायों का और इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ और इसीलिए उनमें इतना सारा विविधता होने के बाद भी, इतनी सारी उनमें विभिन्नताएं होने के बाद भी सब लोग एकजुट हो पाए। तो विविधता में एकता की जो मोहर है वह लग गई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही, यानी एक के बाद दूसरा जो शासन व्यवस्था साम्राज्य था वह आता गया, लेकिन ये जो स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी यह एक मजबूत ढांचे की तरह, एक राजनीतिक ढांचे की तरह आधार बनकर रही और इस नींव को कोई डगमगा नहीं पाया। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राजसत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो भारत में लोग बाहर से आते थे वह भी ये जो राजनीतिक ढांचा था इसमें सिर्फ ऊपरी और तौर पर हलचल या उसे बदलने का प्रयास करते रहे, लेकिन ज़्यादा कुछ उस पर प्रभाव नहीं डाल पाए। राजसत्ता जो थी वह देखने में, जो शासक होते थे है ना, देखने में ऐसा लगता था कि उनमें उन्हें कोई बदल नहीं सकता, लेकिन रीति रिवाज और वैधानिक बंधन जो थे वे भी राजसत्ता को नियंत्रित कर सकते थे। कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य विशेष अधिकारों को बदल नहीं सकता था, उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत जो विशेष अधिकार ग्राम समुदाय को दिए गए थे या ग्राम समुदाय के तहत लोगों को मिले थे, उनके कारण समुदाय और व्यक्तित्व दोनों को ही स्वतंत्रता हासिल थी और एक तरह से वे सुरक्षित थे। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज़्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। यहाँ बताया कि जो तत्व बाहर से आए थे, जो लोग बाहर से आए थे भारत पर, जिन्होंने हमला भी किया, भारत उन्हें अपने आप में समाता चला गया। वो लोग भी भारत में आकर बस गए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को उन्होंने अपना लिया, उसमें ढलते चले गए। भारत ने भी उनकी कुछ संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी कलाकारी, उसको कुछ ग्रहण किया और उन्होंने भी भारत की इन सारी चीज़ों को अपनाया। जहाँ वह अलग थलग रहा, जो बाहरी तत्व जो भारत में आए
अगर वे भारत में मिल नहीं पाए तो अंत में उनका नाश ही हुआ, वे ख़त्म हो गए। और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। और जब उन्होंने मिलने का प्रयत्न नहीं किया, जब वे मेल जुल नहीं पढ़ा पाए, तो वे कहीं न कहीं या तो उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया या वे खुद को नुकसान पहुंचाते रहे। लेकिन अंत में उनका नष्ट हुआ। भारत जो था अपनी मूल भारतीय संस्कृति को लेकर हमेशा बना रहा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह भाग भारत की खोज का अध्याय 4 का समाप्त हुआ। अगला भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।